नमस्कार। आज की कहानी है हरा बैग और वो अनजाना भाग 2। इसका भाग 1 मैंने आप लोगों को कल सुनाया था। बारात कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंची। दरवाजे पर लड़कों का जोरदार डांस हुआ। रुपए न्यौछावर किए गए। वर ने घोड़े से उतरकर अपनी कमर पर लटकती तलवार से द्वार पर सजे तोरण को काटा। सबने मुंह ताली बजाई, पर कला ने मुंह बिचका दिया। असल में तोरण काटने का अर्थ होता है कि जैसे दूल्हा किसी देश का राजा है और युद्ध जीतकर अपनी रानी लेकर जाएगा। कला इतने पतले दुबले नाटे कद के लड़के को राजा मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। खैर, इससे हमको क्या, हमें तो वही करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। कला ने एक बार फिर अपने मन को भटकने से रोका। वर की द्वार पूजा के बाद सभी बारातियों के गले में फूलों की माला पहनाई गई। उन पर इत्र छिड़का गया। स्टेज पर जयमाला की रस्म होने लगी। वर पक्ष के लोगों ने जोश में आकर दूल्हे महाशय को गोद में उठाकर ऊंचा कर लिया, ताकि दुल्हन को जयमाला दूल्हे के गले में डालने में मुश्किल हो। इधर दुल्हन पक्ष वाले भी कैसे पीछे रहते। उन लोग ने भी दुल्हन को गोद में उठाकर ऊंचा कर लिया। हालांकि उनके लिए ये काम कठिन था, क्योंकि दुल्हन अच्छे खाते पीते घर की भारी भरकम देह यष्टि की मालकिन थी। हल्के कदकाठी वाला दूल्हा अब तक काफ़ी ऊंचा कर दिया गया था। अब तो दुल्हन को गोदी उठाने वालों की हालत पतली होने लगी। दुल्हन को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग ज़्यादा देर तक उसका भार नहीं सहन कर सकते, कहीं उसे ये लोग गिरा ही ना दें। इस डर से उसने दूल्हे मियाँ की गर्दन का निशाना साधकर जयमाला उछाल दी, जो सीधे वर के गले में जा पड़ी। आखिर उसने भी स्कूल में बास्केटबॉल खूब खेला था। यह दृश्य इतना मज़ेदार था कि सबने साथ अब तो कला ने भी ताली बजा दी। वर के भी जयमाल पहनाने के बाद मोटी दुल्हन को लोगों ने जल्दी से नीचे उतारा और राहत की सांस ली। रात्रि भोज के बाद मंडप में शादी की रस्म होने लगी। पंडित जी किसी के भी समझ में, खुद पंडित के स्वयं की भी ना आने वाले मंत्रोच्चारण में लग गए। इधर महिलाएं गाली गाने लगीं। वर पक्ष के लोग अपने लिए गालियां सुनकर खुश होने लगे। यही समय होता है कि कोई अपने खिलाफ गाली सुनकर भी खुश होता है, वरना और कोई समय हो तो लठ बजे बिना नहीं रहते। कन्या पक्ष के निम्न मध्यम वर्ग के परिवार ने अपनी ओर से जितना खर्च कर सकते थे उतना किया था, लेकिन जब मंडप में वधू के गहने चढ़ाए जा रहे थे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गहने बहुत ज़्यादा भारी और ज़्यादा थे। अरे, इसमें आधे से ज़्यादा जेवर तो नकली हैं, असल में चांदी के हैं और इन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। वर पक्ष की एक महिला ने दूसरी के कान में धीरे से फुसफुसाई। अरे, जरा दिमाग लगाओ, जब लड़के को 2 लाख का तिलक चढ़ाया गया है तो इतने सारे जेवर कहाँ से देंगे। अब इन लोग ने कोई टकसाल तो नहीं खोल रखी है। रिश्तेदार महिलाओं के इस वार्तालाप को सुनकर कला जोर से चौंक उठी। 2 लाख, यानी इस सिगरेट जैसी टांगों वाले, जोकर जैसी शक्ल वाले, किसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करने वाले लड़के को इतना ज़्यादा रुपयों का तिलक, और मेरे मिस्टर बी लाल को, जो कि दिल्ली सरकार में लोअर डिविजनल क्लर्क की महत्वपूर्ण नौकरी करने वाले को, जिसको दिल्ली जैसे बड़े शहर में 2 कमरे का रहने को घर मिला है, उसे तिलक में सिर्फ 11,000 का तिलक चढ़ाया गया था। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। यह सोचकर कला और ज़्यादा गुस्से से भर गई। अगले दिन तड़के ही बारात वापस लौटी। इधर रात भर के जगे और थके लोग इधर उधर लुढ़क कर आराम करने लगे, पर लड़के की माँ ने नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवा दी, क्योंकि उसे शक था कि जरा भी देरी करने पर कुछ मेहमान बगैर नेग दिए ही वापस रवाना हो जाएंगे। बहू की मुंह दिखाई के बाद कंगन छुड़ावन और परात में अंगूठी डाल दूल्हा दुल्हन के बीच खेल करवाया जाने लगा। अगर दुल्हन जीत जाती तो लड़कियां शोर मचाती, और कोशिश करके दूल्हा जीतता
तो लड़के तालियां पीटकर शोर मचाते। इस पूरे शोरगुल में कला का सारा ध्यान अम्मा के ऊपर था कि कब वो अकेले मिलें कि बात करें, क्योंकि उसकी भी दिल्ली वाली गाड़ी शाम के 4 बजे रवाना होती थी। उससे पहले ही ये बड़ा काम हो ही जाना चाहिए। बस कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया था। अचानक कला ने देखा कि अम्मा अपने कमरे की ओर जा रही हैं। बस यही मौका है, वरना अत्यधिक व्यस्त अम्मा अकेले मिलती ही कहाँ हैं। कला भी अम्मा के पीछे हो ली। अम्मा, क्या हो गया? यहाँ क्यों आई? अपनी दवाई तो खा ली ना? कला ने अम्मा के प्रति प्यार दिखाया। हाँ, दवा वगैरह तो सब खा ली है। मैं ये जेवर वापस रखने आई थी, क्योंकि कहीं और रख कर भूल गई तो परेशानी होगी। आखिर इतने सारे मेहमानों में कोई कैसा है, सब पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। बिट्टू, तुम भी झुमके, हार, चूड़ी उतार कर दे दो। अभी एक साथ ही सब वापस जगह पर रख दें। अम्मा ने उससे अपने जेवर मांग लिए। कला को झटका लगा कि मैं तो अम्मा से उनके जेवर अपने लिए मांगने के ख्याल रखकर यहाँ ये फालतू की शादी में शामिल होने का बहाना लेकर आ गई, पर इनकी तो मनसा ही कुछ अलग दिख रही है। अब वो कैसे अपनी बात शुरू करे? इस मामले में पहले अम्मा का पेट लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जेवर वापस मांग लिए, उससे लगता नहीं कि ये आसानी से उसे अपनी विरासत सौंपेंगी। अतः उसने उंगली पकड़ते हुए पहुंची लपकने के हिसाब से बात शुरू की। अम्मा, पता, कोई कह रहा था कि कल रात मंडप में जो जेवर चढ़ाए गए हैं, उनमें आधे से ज़्यादा नकली हैं, सोने का पानी चढ़े जेवर हैं। उसने राज की बात बताई। हो सकता है। अरे, लड़की वालों की हैसियत इतनी नहीं है कि इतना सारा सोना दें। आजकल सुनार लोग सोने का पानी चढ़ाकर एकदम असली जैसा बना देते हैं। अम्मा ने अपने विचार प्रकट किए। हाँ अम्मा, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि तुम तो बहुत भोली हो। भाभी लोग को अपने जेवर पहनने को मत दिया करो। अरे, चालाकी से 3-4 दिन अपने पास रख लेंगी और झट से सुनार से हूबहू वैसा ही पानी चढ़ा जेवर बनवा कर तुमको वापस कर देंगी। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब असली माल गायब हो गया। आजकल ये सब बहुत हो रहा है। कला ने अपनी स्पष्ट राय दी। नहीं बिटिया, मेरी बहुएं ऐसी तो कदापि नहीं हैं। मुझ पर जान छिड़कती हैं। बेचारी लोग जब से इस घर आई हैं, तब से क्या सुख देखा इन दोनों ने। रात दिन घर की 4 दीवारी में बंद बस काम ही करती रहती हैं। बाहर की दुनिया क्या होती है इनको पता ही नहीं। बस मायके या ससुराल ही इनका ठिकाना है। बड़ी वाली का तो मायका भी इसी शहर में है। वो तो कभी ट्रेन में भी नहीं चढ़ी। तुम लोग एक बार हमको और तुम्हारे बाबूजी को दिल्ली ले गए थे और हम दोनों को पूरी दिल्ली शहर देखने को मिल गया था। कैसी चौड़ी सड़कें थीं, ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ी मोटर, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, सब याद है हमको। ये सब देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए थे। तुम लोग भी सरकार से मिलने वाली मदद से जब न तब भारत दर्शन करने नई नई जगहों पर जाते रहते हो, पर इन बेचारियों को ये सब कहाँ नसीब। तुम्हारे बाबूजी तो महीना 2 महीना में मुझको पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाने ले ही जाते थे, पर तुम्हारे दोनों भाई लोग तो ऐसे हैं कि हम क्या तारीफ़ करें। खुद घूम घाम कर आएंगे, अकेले पिक्चर देख आएंगे, पर अपनी बीवियों को कहीं नहीं ले जाएंगे। घर पर बिजली जब न तब गायब रहती है तो टीवी पर भी कुछ देखने को नहीं मिलता। इतना कहकर कमला अपनी आंखें पोंछने लगी। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी कि अब बहुओं पर प्यार बरसने लगा। अम्मा, हम लोग को दफ्तर से मिलने वाली LTC का बखान करना नहीं भूली। अरे अम्मा, जब तुम्हारे बेटे गिल्ली डंडा खेलने में लगे रहते थे
तो मेरे मिस्टर बी लाल पढ़ाई करते थे। इतनी आसानी से इनको ये नौकरी नहीं मिली है। हाँ नहीं तो, कला गुस्से से भरने लगी। जीजी, हरदोई वाले भैया भाभी जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है। बाहर से मामी जी ने अम्मा को पुकारा। अरे बिट्टू, ये सभी जेवर डिब्बे में जमा कर रख दो और अलमारी में डिब्बा रखकर ताला लगा दो। मुझे भैया की विदाई में देर हो जाएगी। इतना कहकर कमला देवी तेजी से कमरे से निकल गईं। अम्मा के बाहर जाने के बाद कला कमरे में अकेले रह गई। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचती रही, फिर उसने उठकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। उसने अपना फटा पुराना हरा बैग निकाला और उस हरे बैग में जल्दी जल्दी अम्मा के जेवर भरने लगी। कला ये हरा बैग दिल्ली से लाई ही इसी उद्देश्य से थी कि जाते समय अम्मा के जेवर इसी में छिपाकर ले जाना है, क्योंकि हरा बैग अंदर से मजबूत पर बाहर से फटा पुराना था। इसमें किसी को भी संदेह नहीं होगा कि इसके अंदर माल भरा है। कला ने गत्ते के डिब्बों से जेवर निकाल लिए और हरे बैग में नीचे रखकर ऊपर से अपने रोज़ काम आने वाले सामान जैसे पुराना तौलिया, चप्पलें आदि जमा दिए। फिर वापस गत्ते के खाली डिब्बों को अच्छे से टिन के बने छोटी संदूकची जैसे जेवर के बड़े बॉक्स में जमा कर ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद उसने जेवर के बॉक्स को अलमारी के अंदर रख अलमारी में ताला लगाकर चाबी को वहां छुपा दिया जहां अम्मा रखा करती थी। इतना करने के बाद कला जल्दी जल्दी अपने सामान की पैकिंग करने में व्यस्त हो गई। उसने अपने बाकी सब बॉक्स में ताला लगाया पर उस हरे बैग में नहीं लगाया। वो ये इसलिए कि लोगों को लगे कि ये गैर ज़रूरी बैग है और चोर उचक्कों का भी इस पर ध्यान ना जाए। कला अब अपने उस खास उद्देश्य को पूरा कर चुकी थी जिसके लिए वो मिस्टर बी लाल को ज़बरदस्ती छुट्टी दिलवाकर और बच्चों को सासू माँ के हवाले करके आई थी। असल में कला दिल्ली में अपना खुद का फ्लैट लेना चाहती थी। भूरे लाल की पगार के अनुसार बैंक से लोन तो मिलता, पर इतना अधिक नहीं कि एक अच्छी सी लोकेशन पर 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिल जाए। कला को मालूम था कि मायके में माँ के पास काफ़ी सारा सोना है। यह सोना लेने वो आई थी कि किसी तरह वो माँ को अपने प्यार का वास्ता देकर या लड़ झगड़ कर सारा सोना हथिया ले ताकि दिल्ली में उसका खुद का घर हो सके। पर यहाँ अम्मा के रंग ढंग देखकर लग गया था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला था और यह बात उसे कहीं से भी सहन नहीं हो रही थी कि अम्मा के बाद इतने कीमती जेवरों की मालकिन उसकी अनपढ़ और गंवार दोनों भाभी लोग होंगी। उफ, इससे तो अच्छा है कि अम्मा अपने सारे जेवरों की एक पोटली बनाकर उस पोटली को किसी नदी में डाल दे। नहीं नहीं कलावती, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। इस तरह कला ने अपने मन को समझाया और मजबूत किया तथा आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगी। फिर धीरे से उठकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। अरे बिट्टू, अभी से सामान बांध लिया? तुम्हारी ट्रेन तो शाम को जाती है ना? कमला ने कमरे के एक कोने में बिट्टू का सारा सामान बंधा रखा देखकर आश्चर्य से कहा। हाँ अम्मा, गाड़ी तो शाम को 4 बजे छूटती है, पर इनके मित्र यहीं रहते हैं। उनसे मिलकर हम लोग सीधे स्टेशन निकल जाएंगे। असल में कला किसी भी बहाने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम लोग की विदाई का इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर कमला देवी उल्टे पांव वहाँ से लौट गईं। लालपुरा में भूरे लाल का कोई मित्र नहीं रहता था। कला ने बड़ी चतुराई से अपने भोले भाले पति से वहाँ से जल्दी चलने का बहाना यह बनाया कि उसकी भाभी की बहन से बहुत खटपट हो गई है
और कला यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती, अतः यहाँ से जल्दी चलो। मिस्टर बी लाल की क्या ही मजाल कि वे कला की किसी भी बात पर किंतु परंतु बोलकर कुछ प्रश्न भी करें। फलस्वरूप दोनों दिन भर एक पार्क में बैठे रहे और थोड़ी शाम होते ही दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़ने रेलवे प्लेटफार्म पर आ गए। प्लेटफार्म पर बेंच पर बैठी कला बड़ी बेसब्री से अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। अचानक पता नहीं कहाँ से एक कुत्ता आकर बेंच के बाजू में रखे कला के सामान को सूंघने लगा। कला डर गई कि हो ना हो ये पुलिस का खोजी कुत्ता है, क्योंकि देखने में आवारा सा नहीं लग रहा है। हम लोग को घर से निकले करीब 5 घंटे तो हो चुके हैं। जेवर नदारद पाकर अम्मा लोग ने अब तक ज़रूर ही पुलिस में रिपोर्ट करवा दी होगी, इसलिए ये कुत्ता पता लगाने के लिए आया है ये सिर्फ मेरा ही सामान क्यों सूंघ रहा है। अब ये ज़रूर पुलिस को भौंक कर बता देगा कि माल इधर है, क्योंकि और लोगों के सामान को तो ये देख भी नहीं रहा। कला भयग्रस्त होने लगी, लेकिन तभी कुत्ता दूसरी ओर चला गया। चोर कितना ही निडर और चालाक हो, पर अपने पकड़े जाने का डर उसकी हालत हमेशा पतली किए ही रहता है। तभी एक पुलिस वाला उसकी ओर आता दिखा। अब तो कला को लगा कि निश्चित रूप से अब तो वो पकड़ी गई। उसका दिल बार बार अपने आप को धिक्कारने लगा। पुलिस वाला थोड़ी देर उसके पास रुका, फिर आगे चला गया। कला को लगा कि हो न हो अब ये वापस लौट कर आएगा। वो ज़रूर ही महिला पुलिस को लेने गया है, क्योंकि ये मामला महिला चोर से संबंधित था। समोसा खाओगी? ठेले वाला गरम गरम तल रहा है। जलेबी भी ताज़ी और स्वादिष्ट है। मैं 1 प्लेट खा कर आया हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँ? भूरे लाल ने बहुत प्यार से कला से पूछा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सुबह से कला ने कुछ खाया नहीं है। इनको गरम गरम समोसे और जलेबी की पड़ी है और यहाँ मैं गिरफ्तार होने वाली हूँ। यह सोचकर कला को चक्कर ही आ गया। भूरे लाल घबरा गए, पानी की बोतल से पानी गिलास से निकालने लगे। तभी ट्रेन आ गई। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो आज नहीं जाते हैं और डॉक्टर को दिखाकर आराम करो। हम लोग वापस घर चलते हैं, भूरे लाल ने नेक सलाह दी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर कला अपना हरा बैग सीने से दबाकर तुरंत ही कूदकर ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में अपनी सीट पर विराजमान होकर कला को कुछ राहत आई, पर अब एक नई समस्या। ट्रेन 1-2 सीटी देकर चुप हो गई और चलना शुरू ही नहीं कर रही। कला को लगने लगा कि पुलिस वाले उसकी खोज कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेन नहीं चल रही है। खैर, ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया और फिर स्पीड पकड़ ली। कला ने राहत महसूस की, पर अचानक उसकी कल्पना में कुछ दृश्य आने लगे, जैसे कि घर में सबको पता लग गया है कि जेवर गायब हैं और कला ही ले गई है। फिर लगा कि अम्मा अपनी घूरती नज़रों से उसे देख रही हैं और कह रही हैं कि बिट्टो, हमने तुमको कितना प्यार किया, तुम पर कितना भरोसा किया, और तुमने हमको इतना बड़ा धोखा दिया। शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। इसके बाद कला के मनस पटल में दूसरा दृश्य आया कि जैसे दोनों भाभी लोग कला से कह रही हों, जीजी, तुमको अम्मा के जेवर चाहिए थे तो हमसे कहकर ले जाती, हम मना थोड़े ही करते, तुम तो हमारा मान हो ना जीजी। इस तरह चोरी करके अपने खानदान का नाम बदनाम करने की क्या ज़रूरत थी। पर कला ने इन सब विचारों को अपने मन से ठेल कर अलग किया और अपने आप को यह कहकर दिलासा दी कि नहीं कला, तूने बिल्कुल ठीक किया रे। आखिर घर की जायदाद में लड़की का भी तो हिस्सा होता है ना। अब तू मकान, दुकान और खेत से तो हिस्सा नहीं मांग रही,
तो ये जेवर ले जा रही है तो कोई गलत नहीं कर रही। ये तो तेरा हक है रे, और अपने हक को साम दाम दंड भेद कैसे भी लेना कोई बुरी बात नहीं। पूरी रात ट्रेन में बितानी थी। ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंचती थी। रात का खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही कला को नींद आने लगी। भूरेलाल किसी यात्री से मांगकर कोई मैगजीन पढ़ने में तल्लीन थे। कला ने उनके कान में धीरे से कहा, मैं सो रही हूँ, आप इस हरे बैग का ख्याल रखना। मिस्टर बी लाल को सरपट दौड़ती ट्रेन के शोर में कला की बात स्पष्ट नहीं हुई, तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या मुझे इस हरे बैग का ख्याल रखना है? वो क्यों? क्या इसमें कोई कीमती सामान रखा है? तो फिर इसमें ताला क्यों नहीं लगाया? लाओ इसे मैं सीट के नीचे डाल देता हूँ। कला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ये निखट्टू लाल ही मेरी किस्मत में लिखे थे। इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं कि जो ना भी जानता हो वो भी जान जाए कि इस हरे बैग में कुछ है। अब मुझे समझ में आया कि पिछले साल इनके साथ के अन्य लोगों का प्रमोशन हो गया और ये पीछे छूट गए थे। दफ्तर में भी इसी तरह का काम करते होंगे। और भूरे लाल के खिलाफ सोचते हुए कला के मन में एक बार फिर ये विचार नहीं आया कि उनको ये कहाँ पता था कि इस हरे बैग में वो क्या क्या रख कर ले जा रही है। थोड़ी ही देर में भूरे लाल तो कुछ अन्य यात्रियों के साथ खर्राटे लेने की प्रतियोगिता में जोर शोर से शामिल हो गए, पर कला रात भर हरे बैग की रक्षा करती हुई जागती रही। खैर, जैसे तैसे रात भर के इंतज़ार के बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन जा लगी। रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर आकर इन दोनों पति पत्नी ने एक ऑटो रिक्शा किया और अपना सामान सीट के पीछे की जगह पर जमा कर सीट पर विराजमान हो गए। ऑटो अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। सुबह के समय ट्रैफिक कम था तो ऑटो रिक्शा आराम से चल रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कला रात भर जागने के कारण कला को झपकी आ गई। आधे घंटे बाद ही ऑटो रिक्शा इनके घर के आगे रुका। उतरकर कला ने एक अंगड़ाई ली और अम्मा का दिया मिठाई नमकीन का झोला लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई। ऑटो वाले को पैसा देने के बाद भूरे लाल जी भी बाकी सारा सामान एक साथ उठाकर घर के अंदर दाखिल हुए और अपनी माँ के पैर छूकर आज का अखबार लेकर सीधे टॉयलेट में प्रवेश कर गए। हाथ मुंह धोकर कला चाय बनाकर लाई। बच्चों को मिठाई देने के बाद स्वयं मठरी के साथ गर्म चाय का आनंद लेने लगी। तभी उसका ध्यान सामान की ओर गया। बाकी सारा सामान तो यथावत था, पर हरा बैग कहीं नहीं दिख रहा था। कला एकदम से घबरा गई। चाय का मग टेबल पर रखकर उसने पहले तो सामान स्वयं चेक किया, फिर लगी टॉयलेट का दरवाज़ा पीटने। सुनो जी, वो हरा बैग नहीं दिख रहा है। कला लगभग चीख कर बोली। रुको, अभी आता हूँ। अंदर से भूरे लाल की घुर्रा कर डांटती हुई आवाज़ आई। मिस्टर बी लाल को ये कतई पसंद नहीं था कि कोई भी उनके इस नितांत निजी समय में डिस्टर्ब करे। कला को लग रहा था कि कब उसके ये निखट्टू लाल बाहर आएं और हरे बैग के बारे में बताएं कि उन्होंने मजाक करने के लिए वो हरा बैग कहीं छुपा दिया है। हालांकि कला अंदर बाहर सब जगह कई बार देख चुकी थी। उसका एक एक पल घबराहट में बीत रहा था। टॉयलेट के अंदर से पहले फ्लश चलने की, फिर हाथ धोने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुला। तौलिए से मुंह पोंछते हुए मिस्टर बी लाल ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अरे वही फटा सा हरा बैग जिसकी तुम मुझको ट्रेन में निगरानी रखने को कह रही थी। हाँ, वही बैग। वो कहाँ रखा आपने? कला ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। वो नहीं है क्या? मैंने तो ऑटो से एक बड़ा सूटकेस और ये 2 छोटे बैग ही उतारे हैं। मैंने सोचा कि वो तुमने अपना हरा बैग पहले से ही उतार लिया है।
भूरे लाल का इतना कहना था कि कला की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं वाला मामला। वो आक्रोश से भर गई। मैं हरे बैग के कारण रात भर जागी। सुबह जरा सी नींद आ गई और ये बंदा रात भर अच्छे से सोया, और इससे इतना भी ना हुआ कि ऑटो रिक्शा में अच्छे से झांक कर देख ले कि कुछ सामान तो नहीं छूट गया। एक मैं ही हूँ जो ऐसे आदमी के साथ निभा रही हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला, लोगों का रातों रात लखपति बनने का मुहावरा तो सुना है, पर ये रिक्शा वाला तो दिन दहाड़े लखपति बन गया। अब मैं क्या करूं? चोरी के लाखों के जेवर फिर से चोरी हो गए। और ये सोचकर कला अपना माथा ठोकने लगी कि अब तो बहुत देर हो गई है और वो ऑटो रिक्शा वाला बहुत दूर निकल गया होगा। आपने उस ऑटो रिक्शा का नंबर नोट किया था? परेशान कला ने पति से पूछा। अरे उसकी क्या ज़रूरत थी? अब मिस्टर बी लाल के हैरान होने की बारी थी। क्या उस ऑटो रिक्शा वाले की शक्ल आपको याद है? अगर रेलवे स्टेशन के पास जाकर हम उसे खोजें तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? कला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस बैग को वापस चाहती थी। तुम भी कैसी बात करती हो? अरे हम लोग उस फटे पुराने बैग जिसमें तुमने सिर्फ तौलिया, पुरानी चप्पलें और मेकअप का सामान ही तो रखा था, के लिए क्यों इतनी भाग दौड़ करेंगे? और वो हरा बैग और थोड़ा बहुत सामान गया तो जाने दो, फिर से खरीद लेना, भूरे लाल ने समझाते हुए कहा। अब इस भोले बसंत को कला कैसे समझाए कि उस हरे बैग के पीछे वो अपने मायके से सारे संबंध तोड़ आई है, सबका विश्वास खो आई है, अपना ईमान धर्म सब बेच आई है। खुद ही खुद की नज़रों से गिर चुकी कला भारी कदमों से अंदर के कमरे में जाकर बिस्तर पर आकर बैठ गई और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टप टप कर गिरने लगे। तभी अचानक ही दरवाजे की बेल बजी, जिसे सुनकर कला का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा कि हाय, अब इस वक्त ये बेल कौन बजा रहा है? ज़रूर ही पुलिस आई होगी। अम्मा ने जेवर गायब देख जरूर कोहराम मचा दिया होगा और बड़े भैया ने लालपुरा पुलिस थाने में उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवा दी होगी कि उन लोग को कला पर शक है। लालपुरा की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर दिया होगा। दिल्ली पुलिस तो वैसे भी बहुत तेज़ होती है, फ़ौरन ही आ गई। पुलिस के घर पर इस तरह आने से अब जेवर वाली बात सासू माँ, भूरे लाल आदि सबको क्या सोचें, और ये माँ बेटा लोग क्या सोचें? हाय मेरा अब क्या होगा? ये सोचकर कला को फिर से चक्कर आने लगा। भूरे लाल ने दरवाज़ा खोला तो सामने ऑटो रिक्शा वाला खड़ा था। साहब, ये हरा बैग आप हमारे ऑटो में भूल गए थे, कहकर उसने हरा बैग भूरे लाल को पकड़ा दिया। मैं नहीं देखा था कि ये बैग पीछे रखा है। दूसरी सवारी ने बताया कि कोई अपना सामान भूल गया है। मैं समझ गया कि आज की पहली सवारी तो आप लोग ही थे, आपका ही होगा, इसलिए देने चला आया, उसने कहा। तब तक कला दौड़ कर आ गई। उसने झट हरा बैग लिया, बेडरूम में जाकर जल्दी से बैग में छुपाए हुए जेवर देखे जो पूरे के पूरे मौजूद थे। उत्साह से भरकर कला तुरंत वापस आई। भैया चाय पीकर जाओ, कला ने ऑटो वाले को चाय का निमंत्रण दिया। नहीं बहन जी, रहने दीजिए, मुझे जल्दी स्टेशन जाना है। वो कानपुर वाली गाड़ी आने से पहले स्टेशन पहुंचना है। ये बैग लौटाने के चक्कर में मुझे 5 किलोमीटर उल्टा आना पड़ा है, कहकर वो तेज़ी से वापस निकल लिया। इसके बाद ही भूरे लाल जी दफ्तर और बच्चे स्कूल की ओर चल दिए। कला ने वापस बेडरूम में आकर अपना हरा बैग पूरी तरह से बिस्तर पर पलट दिया। अब उसके सामने एक एक सामान बिखरा पड़ा था। रुमाल, दुपट्टे, चप्पलें, मैगजीन, मेकअप का सामान,
सौंफ, इलायची, लौंग की डिब्बी, ज़रूरी दवाओं का डिब्बा, तौलिया, पाचक चूर्ण की डिबिया, चाबियों का गुच्छा और इन सबके बीच उसके चुराए हुए सारे जेवर मुस्कुराते हुए उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। सारे के सारे जेवर सुरक्षित थे, एक भी गायब नहीं था। कला जेवरों को देखती हुई गुमसुम सी बस सोचे जा रही थी और सिर्फ सोचे जा रही थी। अम्मा जी, मुझे आज ही लालपुरा वापस जाना होगा। एक बहुत ज़रूरी काम मैं भूल कर आ गई हूँ, उसे पूरा करना है, वरना मेरे मायके वालों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। कला ने एक बड़ा निर्णय ले ही लिया। पर बहू, आज सुबह की गाड़ी से ही तो आई हो, सासू माँ ने आश्चर्य दिखाया। अम्मा जी, मेरे मायके में जायदाद के कागज़ पर मुझे हस्ताक्षर करने थे जो बहुत ज़रूरी थे। शादी के तामझाम में वो मैं भूल कर आ गई। मुझे जाना होगा, वरना दोनों भाई लोग और अम्मा बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। बहाने बनाने में निपुण कला ने जल्दी से एक नया बहाना बनाया। आप 2 दिन और मेरी गृहस्थी देख लो, मैं बस परसों वापस आ जाऊंगी। कला ने सास से ये विनती की, जिसे सासू माँ ने तुरंत मान लिया। दिल्ली से लालपुरा जाने वाली गाड़ी शाम को 4 बजे ही छूटती थी। बच्चों और भूरे लाल के वापस आने से पहले ही कला ट्रेन के बिना रिजर्वेशन वाले जनरल डिब्बे में किसी तरह बैठकर वापस लालपुरा वापस चल दी। रास्ते भर वो हरे बैग को सीने से चिपकाए बैठी रही। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। कला के अंतर्मन में पिछले कुछ दिनों की सभी बातें और घटनाएं एक के बाद एक किसी चलचित्र की तरह चलने लगी। वो कुछ इस प्रकार कि बहुत समय से कला के मन में अपनी माँ के बहुमूल्य जेवर हथियाने का लालच था। अचानक उसके ममेरे मामा के बेटे की शादी का निमंत्रण मिला। संयोगवश शादी भी उसी के मायके वाले मकान से ही संपन्न हो रही थी। वैसे तो कला के बच्चों की परीक्षा सिर पर थी और कला इस दूर के रिश्ते वाली शादी में जाना टाल सकती थी, पर कला ये सुनहरा मौका नहीं गंवाना चाहती थी। कला अपनी अम्मा से जेवर मांग कर लेना चाहती थी। इसके लिए वो लड़ना झगड़ना भी कर सकती थी, पर अम्मा के बदले हुए तेवर देख उसे लग गया था कि आसानी से ये जेवर उसे नहीं मिलने वाले। उसकी चोरी करने का कतई इरादा न था, पर पता नहीं कैसे उससे ये अपराध हो ही गया। फिर जीवन में किसी देवदूत की तरह वो अनजाना सा व्यक्ति एक ऑटो रिक्शा वाले के रूप में चला आया। उसे कला देवदूत ही मान रही थी, क्योंकि उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि बैग में कोई ताला वाला नहीं लगा था। वो ऑटो वाला बैग वापस करने से पहले अंदर झांक कर देख तो सकता था कि अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। चलो एक बार ये मान लें कि बैग में ऊपर ही पुराना तौलिया और घिसी चप्पलें देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि अंदर भी ऐसा ही कुछ गैर ज़रूरी सामान भरा होगा। पर फिर भी इस गैर ज़रूरी सामान को भी वापस करने वो 4-5 किलोमीटर तक उल्टा वापस आया। उसने अक्सर ही रिक्शा वालों को 5-10 रुपये के लिए सवारियों से झगड़ते देखा था। यानी इतना महंगा पेट्रोल डीजल होने के बाद भी उसने सिर्फ हरा बैग वापस करने के लिए इतनी ज़्यादा फालतू गाड़ी चलाई, वो भी 5 किलोमीटर आना व वापस जाना, यानी पूरे 10 किलोमीटर। इतना अधिक फालतू गाड़ी चलाना, ईंधन खर्च करना, समय खर्च करना उस स्तर के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। शक्ल से वो काफ़ी गरीब सा लग रहा था। उसके भी जीवन में चाहतें और ज़रूरतें होंगी जिन्हें वो दिन भर खटने के बाद भी पूरी कर पाता होगा कि नहीं, ये सोच पाना ज़रा मुश्किल है। पर फिर भी उसने वही किया जो उसके लिए सही था। ऑटो रिक्शा वाले का इस तरह हरा बैग लौटा देने वाले इस काम ने एक झटके से कला को बदल कर रख दिया। कला का अंतर्मन बार बार उसे धिक्कारने लगा
और वो इस अनजाने व्यक्ति के आगे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी कि स्वयं कला के जीवन में कोई भी अभाव नहीं था। फिर भी अपनी खुद की माँ के जेवरों के लिए उसने अपनी नीयत खोटी की थी। अतः उसने तुरंत ही जेवर वापस करने का निर्णय ले डाला। कला की नज़र में वो अनजाना आदमी किसी भी धर्म या जाति से ऊपर एक देवतुल्य इंसान था, क्योंकि अगर वो उसके जीवन में न आता तो कला कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाती और उसे हमेशा एक अपराध बोध के साथ ये जीवन जीना पड़ता। कमला देवी अपने कमरे में कुछ ढीली सी पड़ी थी। 2 दिन से उनके सिर में दर्द था। घर के बाकी लोग समझ रहे थे कि शादी की भाग दौड़ में थक गई होंगी, पर उनके इस तरह निढाल पड़े रहने का कारण कुछ और ही था। सब मेहमानों के चले जाने के बाद बस ऐसे ही कमला देवी ने अपने जेवरों के बॉक्स को खोलकर बैठ गईं। पर जब अपने बहुत सारे जेवरों को बॉक्स से नदारद पाया तो उनके होश ही उड़ गए। शोरगुल मचाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो जान गई थी कि ये किसका काम था। उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी, पर चुप भी कब तक रह सकेंगी वो। एक ना एक दिन उनके बेटे बहू जान ही जाएंगे कि घर के जेवर गायब हो गए हैं, और ये बात अम्मा ने उन लोगों से छुपाई है। हो न हो अम्मा ने उन लोगों को बिना बताए अपनी बेटी को चुपके से दे दिए होंगे, ऐसा वे लोग जरूर ही सोचेंगे। अब कमला देवी अपने बेटे बहू लोगों को कैसे बता सकेंगी कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। असल में बिट्टो ही यानी घर की बेटी ही चोर निकली। ये बात कमला देवी के दिल में किसी शूल की तरह चुभ रही थी। बार बार यही कुछ सोचकर आंखें भर आ रही थीं। अचानक ही बाहर की आवाज़ों को सुन कमला देवी चौंक पड़ी। अरे जिज्जी आप! आंगन के हैंडपंप से पानी निकालते छोटी बहू के हाथ रुक गए। हाँ, इनके ऑफिस का पहचान पत्र इनसे यहीं छूट गया था, वही लेने आई हूँ। असल में वो एक सरकारी कार्ड है, उसका हर समय साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। खो जाए तो पुलिस में रिपोर्ट करानी होती है। मैंने इनसे कहा कि आप बच्चों की परीक्षा की तैयारी कराओ, मैं ही वापस जाकर ले आती हूँ। कला ने फिर एक कहानी गढ़ी। ये वार्तालाप सुन कमला देवी सोचने लगी, ये तो बिट्टो की आवाज़ है। अब वो यहाँ दोबारा क्या लेने आई है? अब यहाँ बाकी ही क्या बचा है? यह सोचकर कमला ने मन ही मन एक आह भरी। अभी कमला देवी अपने इन्हीं विचारों में गमगीन हो ही रही थी कि कला उनके ठीक सामने प्रकट हो गई। अरे बिट्टो तुम! अम्मा ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। अम्मा, यहाँ का कुछ सामान गलती से मेरे साथ चला गया था। वहाँ जाकर जब तुम्हारे दामाद जी ने ये सामान देखा तो बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि मैं नहीं जानता, अभी के अभी ये वापस करके आओ, वरना मैं अन्न जल कुछ ना ग्रहण करूँगा। और मुझे ज़बरदस्ती ही शाम की गाड़ी में चढ़ा दिया। अपने हरे बैग से जेवर निकालते हुए कला ने फिर से एक कहानी गढ़ी। अपने हमेशा के साथी और प्यारे जेवरों को वापस मिलते देख पहले तो कमला देवी भौचक्की सी रह गई, फिर रो पड़ी। रोने में कला ने भी उनका साथ दिया। हालांकि माँ बेटी दोनों के आंसू अपने अलग अलग कारण और भाव से निकल रहे थे। बड़ी ही महान आत्मा है हमारे कुंवर साहब। अरे बड़े ही भाग्य से किसी परिवार को ऐसा सज्जन और नेक दामाद मिलता है। भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दें और दफ्तर में वे खूब प्रमोशन पाएं और जल्दी वे दफ्तर के सबसे बड़े साहब बन जाएं। कमला तो भूरे लाल को बस दुआ पर दुआ देते जा रही थी। अपने मिस्टर बी लाल को हीरो का दर्जा दिला चुकी कला उनके पदोन्नति की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दी कि मिस्टर बी लाल के अपने खुद के प्रयास तो अपनी प्रमोशन नहीं करवा पाए, शायद अम्मा की दुआ कुछ काम कर जाए। अम्मा, गाड़ी लेट होने के कारण मुझको यहाँ पहुँचने में देर हो गई है, अतः मुझे बस थोड़ी देर बाद ही वापसी की गाड़ी पकड़ने के लिए निकलना होगा।
3 दिन बाद ही बच्चों की परीक्षा जो शुरू है। कला ने उठते हुए कहा। अरे बिट्टो, ऐसी भी क्या जल्दी, बस 1 दिन तो और रुक जाती। तुम्हारी पसंद के कढ़ी चावल और आलू की भुजिया सब्जी हम अपने हाथ से बनाते। कमला ने बेटी के प्रति प्यार उड़ेला। नहीं अम्मा, आज जाने दो, मैं गर्मी में फिर आऊँगी और अपने दोनों भाभी को और तुमको अपने साथ दिल्ली ले जाऊँगी, दिल्ली की सैर कराने। अम्मा, तुमने 15 साल पहले की दिल्ली देखी थी, अब चलकर फिर से देखो, बहुत बदल गया है सब कुछ। यह कहकर कला कमरे से बाहर चल दी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बदली, दिल्ली में रहने वालों का दिल भी बदल गया है। कमला ये सोचकर मुस्कुरा दी और आँखों के कोने से 2 आंसू टपक पड़े। उसी दिन शाम को ट्रेन के खचाखच भरे जनरल डिब्बे में कला को किसी तरह बैठने की थोड़ी सी जगह मिली। कला को इतनी जरा सी जगह पर ही रात भर बैठकर जाना था, पर इससे कला को कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मन पर अब कोई बोझ या तनाव नहीं था। तभी उसने देखा कि 2 पुलिस वाले अपने डंडे लिए ट्रेन के डिब्बे में इधर से उधर सबके चेहरों को ध्यान से देखते हुए जा रहे थे। एक यात्री ने बताया कि कोई बदमाश चोरी करके यात्रियों में छुपा बैठा है, उसी की तलाश जारी है। इस बात को जानकर कला पहले की तरह जरा भी विचलित नहीं हुई, और तो और उसको इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि अभी उस चोर को कैसा डर लग रहा होगा। परसों की अपनी हालत और आज के इस चोर की हालत से तुलना करके कला मुस्कुरा दी। बहन जी, अगर आप इस हरे बैग को सीट के नीचे रख दें और थोड़ा सा खिसक जाएं तो मुझे भी बैठने को मिल जाएगी, एक महिला यात्री ने कला से याचना की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर कला ने अपना हरा बैग तुरंत ही सीट के नीचे रख दिया और खिसक कर उस महिला के लिए जगह बना दी। अब कला को उस हरे बैग की सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उस देवतुल्य अनजाने ऑटो रिक्शा वाले ने उसकी ज़िंदगी में बस थोड़ी देर ही आकर उसे सिखा दिया था कि अपराध बोध मुक्त होकर बिना किसी बोझ के हल्के होकर जीवन जीना कितने आनंद से भरपूर होता है। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।